हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों सेकंड चैप्टर है हमारा प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास। दोस्तों पहले ये जो है थर्ड चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर हो गया है प्लान डेवलपमेंट, और जो सेकंड चैप्टर था पहले वो डिलीट हो गया हमारे सिलेबस से। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस चैप्टर में हम प्लान डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत के समक्ष बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे गरीबी थी, बेरोजगारी थी, विस्थापन की थी, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने की थी। तो उन सब से उबरने के लिए, उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए भारत ने कौन कौन सी नीति अपनाई, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, भारत ने अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कौन कौन से नीतियों को अपनाया, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने जो है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग और फिर 5 इयर्स प्लान भी अपनाया था, इसको पढ़ेंगे हम। और फिर भारत में जो है एक आर्थिक मतलब खाद्यान्न संकट भी आया था, जैसे है ग्रीन रिवोल्यूशन, इनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो है प्लानिंग कमीशन को जो है अपडेट करके नीति आयोग बना दिया गया, तो नीति आयोग को भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आर्थिक विकास के मॉडल को लेकर मतभेद था कि भारत में जो है विकास का कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया जाए, पूंजीवादी मॉडल अपनाया जाए या साम्यवादी मॉडल अपनाया जाए, या इससे इन दोनों से अलग मॉडल को अपनाया जाए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारत में रोजगार स्थापित करने के लिए, भारत की गरीबी को दूर करने के लिए। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास। दोस्तों हमारा जो चैप्टर नेम होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो चैप्टर के नेम को मैं जो है हमेशा स्टार्टिंग में समझाता हूँ। तो देखिए नियोजित विकास है हमारा। नियोजित विकास का देखिए क्या मतलब होता है, क्या होता है नियोजित विकास। नियोजित विकास से अभिप्राय यह है कि विकास का कार्य योजनाबद्ध तरीके से सरकार द्वारा किया जाना चाहिए तथा गरीबी हटाने, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बिना भौतिक उन्नति संभव नहीं है। तो देखिए नियोजित विकास होता क्या है, जो हमारा चैप्टर है नियोजित विकास, इसका मतलब पता होना चाहिए। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, चाहे आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हो या न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ रहे हो या फिर दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई सा भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले चैप्टर का नेम का मतलब पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। हमने जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का मतलब पता होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर के नेम के ऊपर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों नियोजित विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें सभी नीतियां जो है सरकार द्वारा एक योजना के अनुसार बनाया जाता है, चाहे वो गरीबी मिटाने के लिए नीति बनाई जा रही हो, या आर्थिक विकास के लिए, या सामाजिक विकास के लिए, या कल्याणकारी नीतियां बनाई जा रही हैं। तो वो जितने भी नीतियां बनाई जाती है वो सभी नियोजन के अनुसार, एक योजना के अनुसार बनाई जाती है, ताकि भविष्य में जो है उसका बुरा प्रभाव देश पर ना पड़े। ओके दोस्तों, तो ये जो है इस डेफिनेशन को आप जो है अच्छे से याद कर लें, एक नंबर में पूछा जा सकता है। आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। तो ये पॉइंट जो है एक नंबर में पूछा भी गया फर्स्ट टर्म में, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है आधुनिक होने का अर्थ क्या था, पश्चिमी देशों की तरह औद्योगिक नीति को अपनाना। अगर आप इसकी नीति अपनाते हैं, पश्चिम देशों की तरह उद्योग लगाते हैं या औद्योगिक नीति अपनाते हैं, तभी आप जो है आधुनिक राष्ट्र कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप याद रखना कि पश्चिमी देशों की तरह होना ही आज़ादी के वक्त आधुनिक राष्ट्र कहा जाता था, आधुनिक होना कहा जाता था। ओके, इसके बाद देखिए आज़ादी के बाद सभी इस बात पर सहमत थे कि विकास को व्यवसायी यानी व्यापारी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है काफ़ी जो विद्वान थे वो सहमत थे कि केवल जो है विकास कार्य जो है वो व्यवसाय, व्यापारियों और उद्योगपतियों पर, किसानों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। इनके नीतियों को, विकास की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सही तरीके से सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। सरकार को जो है एक अच्छी नीति का निर्माण करना होगा जिससे देश का विकास हो सके, देश जो है आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। ओके दोस्तों, विकास में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों को आधार बनाया गया, और विकास में इन दोनों को आधार बनाकर विकास का तरीका अपनाया गया। भारत में विकास की नीतियों को अपनाया गया, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय को।
ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर काफ़ी मतभेद थे कि भारत में जो है कौन सा मॉडल अपनाया जाए, और इस पर जो है एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है 4 या 6 नंबर में, या पैराग्राफ भी आता है 5 नंबर का इस पे। ठीक है। तो आज़ादी के समय विकास के मॉडल पर मतभेद था कि भारत में आर्थिक विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए। उस समय विकास के 2 मॉडल भारत के समक्ष थे। भारत के सामने उस समय 2 मॉडल थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो विकास के 2 मॉडल थे भारत के समक्ष। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो कौन से 2 मॉडल थे? उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल, ठीक है, उदारवादी या पूंजीवादी आर्थिक मॉडल, या यूरोप के अधिकांश भागों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। और दूसरा मॉडल कौन सा था? दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। समाजवादी मॉडल से कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी प्रभावित थी। अमेरिकी मॉडल के समर्थक बहुत कम थे। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के समक्ष जो थे विकास के 2 मॉडल थे। एक पूंजीवादी, उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल जो अमेरिका ने अपना रखा था और पश्चिम के अधिक देशों ने अपना रखा था, और दूसरा समाजवादी मॉडल था जिसे सोवियत संघ ने अपना रखा था और पूर्वी देशों ने अपनाया हुआ था। तो सोवियत मॉडल था, समाजवादी मॉडल, उसका प्रभाव इंडिया पर सबसे अधिक था। साथ ही जवाहरलाल नेहरू पर भी जो है समाजवादी मॉडल का ही प्रभाव था। अमेरिकी मॉडल का समर्थक करने वाले भारत में बहुत कम थे स्वतंत्रता के समय। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, कुछ नेता औद्योगिकरण के पक्ष में थे तो अन्य कृषि का विकास और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना अधिक आवश्यक मानते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ लोग जो है विकास के मॉडल में या विकास करने के लिए अधिक बल कृषि पर दे रहे थे, और कुछ लोग उद्योग पर अधिक बल दे रहे थे। कुछ का मानना था कि औद्योगिक विकास करके ही गरीबी को मिटाया जा सकता है, और कुछ का मानना था कि कृषि विकास करके भारत में गरीबी को मिटाया जा सकता है, रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं, खाद्यान्न संकट से निपटा जा सकता है स्वतंत्रता के समय। उनमें से कुछ नाम है, जैसे चौधरी चरण सिंह जो थे कृषि के विकास के पक्ष में थे। उनका मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखना चाहिए, और उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक वर्ग समृद्ध हो रहे हैं, इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ सकती है, इसलिए जो है कृषि को अधिक मजबूत करना चाहिए। ठीक है। इसके विरोध में जो है जेसी कुमार अप्पा जो थे, एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे, वो जो थे औद्योगिकरण के पक्ष में थे। औद्योगिकरण के पक्ष में थे। इनका जो है एक बुक भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, इसको भी याद रखें आप। इनके बुक का नाम है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस बुक नाम है। जेसी कुमारप्पा जो थे औद्योगिकरण के पक्ष में थे स्वतंत्रता के समय। इनका मानना था कि औद्योगिकरण का विकास करके भारत में गरीबी को मिटाया जा सकता है, भारत का आर्थिक विकास किया जा सकता है। ओके दोस्तों। इसके बाद देखिए, उपयुक्त मतभेदों के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेताओं में सहमति थी कि भारत सरकार के सरोकार अंग्रेजी सरकार के विपरीत होंगे, और वह संकुचित व्यापारी हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि उसका उद्देश्य गरीबी मिटाना और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण करना होगा। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के समय ही भारत के कई नेताओं में यह सहमति थी कि भारत का जो विकास का तरीका होगा, भारत सरकार द्वारा जो विकास का तरीका अपनाया जाएगा, वो केवल संकुचित व्यापारिक हितों की तरफ ही ध्यान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी वर्गों की तरफ ध्यान देना होना चाहिए। कल्याणकारी नीतियों को अपनाना चाहिए, केवल विशेष वर्गों की तरफ ही ध्यान न देकर कल्याणकारी नीतियों का अपनाना चाहिए, गरीबी मिटाना चाहिए। ओके दोस्तों। क्योंकि अंग्रेजों के समय जो क्या होता था, अंग्रेज जो थे केवल अधिक लाभ पर ध्यान देते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाने पर देते थे, गरीबों का शोषण करते थे, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो इन बातों से जो है अंग्रेजों से काफ़ी नाखुश थे स्वतंत्रता के समय काफ़ी लोग। तो इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया, और भारत सरकार को जो है एक मतलब कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कल्याणकारी विकास कार्य पर सभी लोगों में जो था, सभी विद्वानों में सहमति थी, सभी नेताओं में सहमति थी। ओके। इसके बाद देखिए, सभी इस बात पर सहमत थे कि विकास की योजना निजी हाथों में न सौंपकर सरकार द्वारा तैयार की जानी चाहिए और नियोजन का विचार अपनाना चाहिए। काफ़ी लोगों में यह सहमति थी स्वतंत्रता के समय कि जो नियोजन का तरीका होना चाहिए वो निजी हाथों में नहीं होना चाहिए। निजी हाथों मतलब किसी बड़े व्यक्तियों या बड़े समूहों या विशेष वर्गों के हाथ में ना होना चाहिए नीति बनाने का तरीका जो है। ठीक है। ये जो है नीतियों का निर्माण जो है सरकार द्वारा योजना के अनुसार किया जाना चाहिए, और भारत में जो विकास का तरीका हो वो
नियोजन पर आधारित हो, ठीक है, नियोजित विकास पर आधारित हो। ओके दोस्तों, इसके बाद अंत में इस प्रकार अंत में भारत में किस मॉडल को अपनाया गया, ना पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया और ना ही साम्यवादी मॉडल को अपनाया गया भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए या भारत को आर्थिक रूप से विकास करने के लिए। भारत में एक नई अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत में एक नई अर्थव्यवस्था को कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या था, पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों की जो अच्छी बातें थे उनको उठाकर एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसी अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मॉडल को अच्छे तरह से समझते थे और दोनों की कमियों को भी समझते थे। तो इसीलिए पूंजीवादी और साम्यवादी को ना अपनाकर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और योजना आयोग की अंत में स्थापना की गई ताकि भारत को जो है आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, भारत का आर्थिक विकास किया जा सके और रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, गरीबी को मिटाया जा सके। तो योजना आयोग को भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो इसको याद रखें कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों, अगर आपसे 4 या 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि आज़ादी के समय जो नेताओं में था विकास के किस बात पर मतभेद था, विकास को लेकर क्या मतभेद थे, तो आपको जो है ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे और अंत में जो है कौन सा अर्थव्यवस्था अपनाया गया था तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, इन 4 पॉइंट तक सारे, ठीक है, अच्छे से। ओके, इसके बाद देखिए इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखें कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार कहाँ से लिया गया है, बॉम्बे प्लान से। 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, तो बॉम्बे प्लान से लिया गया है और सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखें। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो अपनाया गया है तो इस तरीके को बॉम्बे प्लान और सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थ हमने पढ़ा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इन तीनों को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है। ये भी जो है 2 नंबर 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए अच्छे से। ओके दोस्तों, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, व्यापार, उद्योग के साधनों और वितरण पर स्वामित्व किसका होता है, निजी व्यक्तियों या निगमों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर निजी हाथों में नियंत्रित होते हैं, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है या बड़े कंपनियों का इस पर नियंत्रण होता है, यानी कुछ ही वर्गों के हाथों में नियंत्रित होने वाला अर्थव्यवस्था होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नियंत्रित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये जो है निजी हाथों में होता है, सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। ये जो होता है कुछ वर्गों या लोगों के हाथों में नियंत्रित अर्थव्यवस्था होता है ये। ओके दोस्तों, और इसे जो है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर निजी हाथों का या निजी व्यक्तियों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में अपनाया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले कुछ देश है, जैसे अमेरिका आता है, ठीक है, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे या देश के नाम पूछा जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले 2 देश के नाम लिखे या एक देश का, तो इन तीनों में से आप किसी का भी लिख सकते हैं, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। पहला विशेषता देखिए निजी स्वामित्व होता है, ठीक है, निजी स्वामित्व हेडिंग बनाएंगे आप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पत्ति के साधन यानी उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, निजी स्वामित्व होता है। किसी व्यक्ति का या किसी समूह का नियंत्रण हो सकता है, ठीक है दोस्तों, समूह का ना होकर निजी स्वामित्व होता है इसमें, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरा विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता का होना। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को उपभोग, विनिमय, वितरण और बचत एवं स्वयं के रोजगार को चयन की स्वतंत्रता होती है,
ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ स्वतंत्र होता है, किसी पर भी किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। आपको विनिमय करना हो, वितरण करना हो या बचत करना हो, तो इन सब की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ओके। इसके बाद तीसरा देखिए, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। राज्य का बहुत कम हस्तक्षेप होता है। राज्य जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप पर प्रतिबंध होता है या फिर ना के बराबर होता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ओके दोस्तों, सरकार जो है दखलंदाजी नहीं कर सकती है इसमें, निजी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका जो उद्देश्य होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, अधिक लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है। किसी भी तरह की कंपनी लगाई जा रही हो या कुछ भी गतिविधि की जा रही हो, तो उनका मकसद एक ही होता है, लाभ कमाना। भले ही उसका प्रभाव गलत पड़े या किसी का शोषण हो, इन सब पर ध्यान नहीं देते वो। ठीक है। अंग्रेजों के टाइम में भी आपने देखा होगा कि अंग्रेज जो बड़े बड़े कंपनी लगाते थे तो केवल लाभ कमाने के मकसद से लगाते थे। और आज भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो उद्योगपति है या बड़े उद्योग जो लगाते हैं, वो भी अधिक लाभ कमाने के लिए ही लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, भले ही किसी का मजदूर का शोषण हो या किसी का भी मजदूरों से अधिक काम लिया जाता है, शोषण भी किया जाता है, लेकिन इनका जो एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। ओके। इसके बाद देखिए, अगला जो विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, वह है बाजार प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मार्केट में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में, अभी के समय में भी कितने ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे हर चीज़ की कंपनियां हैं। ठीक है ना। और कंपटीशन है मार्केट में, एक से एक चीज़ बन रहे हैं, एक से एक क्वालिटी मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिस्पर्धा होने से एक फ़ायदा भी हमें मिलता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें सस्ते दामों में मिल जाती है। अधिक उत्पादन होता है तो अच्छी क्वालिटी के दामें जो है हमें सस्ते दामों में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ विशेषताएं थे, तो इनको आप अच्छे से याद करें। ठीक। इसके बाद देखिए, अब आता है दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए क्या है, अभी हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ा ना, उसी के अपोजिट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। देखिए, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन देखिए क्या है। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधन मुख्यतः राज्य के हाथों में केंद्रित होता है। हमने पूंजीवादी में पढ़ा कि निजी हाथों में केंद्रित होता है, और यहाँ जो है राज्य के हाथों में केंद्रित होता है। ठीक है। उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन जो है राज्य के हाथों में केंद्रित होता है, और इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है, काफ़ी आसान है। ओके। इसके बाद देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के पहला विशेषता देखिए, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता है। किसी कंपनी या निजी हाथों में नियंत्रित नहीं होता ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, बल्कि राज्य का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी में हमने पढ़ा था कि कंपनियों का नियंत्रण होता है, या किसी मतलब निजी समूहों का नियंत्रण होता है, अमीर समूहों का, ठीक है, अमीर वर्गों का। लेकिन इसमें जो है सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसे हम राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण एवं नियंत्रण केंद्रीय इकाई या राज्य के द्वारा होता है। ठीक है। केंद्रीय इकाई या राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा सब कुछ इसमें नीतियों का निर्धारण किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसके बाद दूसरा विशेषता देखिए समाजवादी का, सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें जो है सामूहिक स्वामित्व होता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर, पूंजीवादी में हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, व्यक्ति जो है मालिक होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सामूहिक जो है समूहों का नियंत्रण होता है। ठीक है। व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामूहिक स्वामित्व होता है। इस प्रकार समाजवाद में राज्य का अधिक से अधिक व्यक्तियों का हित करना होता है। इसमें जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, राज्य जो है सभी के भलाई के लिए सोचती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, केवल जो है वो अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है। तो सामूहिक स्वामित्व होता है किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तो इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखें। उसका समाजवादी का तीसरा विशेषता देखिए, प्रतियोगिता का अंत। हमने पूंजीवादी में पढ़ा कि वहाँ पे कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन को, प्रतियोगिता का अंत किया जाता है लगभग।
समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण दोनों पर सरकार का अधिकार एवं नियंत्रण होने के कारण पारस्परिक प्रतियोगिता की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। अब यहाँ पे देखिए, कोई एक व्यक्ति को मालिक होता नहीं है, एक व्यक्ति के हाथ में तो ये अर्थव्यवस्था नियंत्रित नहीं है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर क्या है, कंपटीशन बहुत कम है, कंपटीशन है ही नहीं, ना के बराबर है। सरकार के हाथों में सब कुछ नियंत्रण होता है और सरकार ही सब कुछ करती है। विनिमय वितरण जो भी करना हो या कल्याणकारी नीति अपनाना हो, सब कुछ सरकार के द्वारा किया जाता है समाजवादी में। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा विशेषता क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन करता है ये। समाजवादी आर्थिक प्रणाली एक सामाजिक एवं पूर्णतः नियोजित प्रणाली होती है। सब कुछ नियोजन के अनुसार होता है। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में योजना के अनुसार सब कुछ बनाया जाता है। समाजवाद में केंद्रीकृत नियोजन सत्ता समाज में उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए नियोजन का सहारा लेती है। देखिए, अधिक कल्याण करने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए सब कुछ जो है, सभी नीतियों का निर्माण क्या किया जाता है, योजना के अनुसार किया जाता है, ताकि जो है लोगों को लाभ पहुंच सके, लोगों पर जो है इसका बुरा असर ना पड़ सके। ओके दोस्तों, तो ये जो थे समाजवादी अर्थव्यवस्था था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का कुछ विशेषताएं थी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले जैसे कुछ देश हैं, जैसे आप देख सकते हैं सोवियत संघ हो गया, या फिर रूस लिख सकते हैं आप, चाइना हो गया और क्यूबा हो गया। ये जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले कुछ देश हैं। ओके दोस्तों तीसरा अर्थव्यवस्था अब हमारा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है पहले दो मॉडल, पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल, दोनों से मिलकर बना हुआ है और भारत ने इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ओके दोस्तों, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल की कुछ बातों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य क्षेत्र का निर्देशन करते हैं। निजी क्षेत्र और राज्य क्षेत्र जो है इसमें अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल का मिश्रण होता है ये, और इसमें निजी क्षेत्र और राज्य जो है दोनों अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं, इसलिए हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कह रहे हैं। जैसे आप भारत में देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र यानी राज्य के क्षेत्र में कुछ विषय रखे गए हैं। जैसे भारत में खेती, किसान और व्यापार को निजी क्षेत्र में रखा गया है, देख सकते हैं आप, और भारी उद्योगों को राज्य के नियंत्रण में रखा गया है। तो यहाँ पे राज्य और कुछ क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र दोनों में रखा गया, दोनों का मिक्स्ड है ये, इसीलिए हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कह रहे हैं। ओके दोस्तों, राज्य का जो है इसमें हस्तक्षेप भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता। दोनों का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है ये। ओके दोस्तों, भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, इसका जो है दो समूहों द्वारा विरोध किया जा रहा है, और वो दो समूह है दक्षिणपंथी समूह और वामपंथी समूह। दक्षिणपंथी समूह वे समूह होते हैं जो खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, पूंजीवादी का लगभग समर्थन करते हैं थोड़ा बहुत, और वामपंथी जो होते हैं ये गरीबों और फिर जो नीची जाति के वर्ग होते हैं और कल्याणकारी कामों के का समर्थन करते हैं, गरीबों का समर्थन करते हैं ये। तो ये जो दोनों जो है विचारधारा वाले समूह हैं, और ये दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, देखिए, इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी गई और न ही इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए कोई उपाय किए गए। तो ये पहला विरोध तो इसलिए कर रहे हैं, इनका पहला विरोध ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। निजी क्षेत्र के विकास के लिए, प्राइवेट सेक्टर के विकास के लिए सरकार ने कुछ सही से नीति का निर्माण नहीं किया है, इसीलिए जो है वे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विरोध कर रहे हैं ये दोनों समूह। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा विरोध क्या है इनका, सरकार द्वारा नियंत्रण के अंतर्गत अधिक वस्तुएं रखने के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और अकुशलता में वृद्धि हुई है। अब देखिए, सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, भ्रष्टाचार, करप्शन को बढ़ावा मिला है और फिर अकुशलता को बढ़ावा मिला है। अकुशल लोग भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये दूसरी कमी है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, निकाल रहे हैं ये दक्षिणपंथी और वामपंथी। ठीक है, तीसरी कमी क्या निकाल रहे हैं ये, कुछ आलोचकों के अनुसार सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा पर कम धन खर्च किए। कुछ का मानना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है सरकार द्वारा शिक्षा और चिकित्सा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, और इन पर जो है पैसे कम खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है इनका विरोध, विशाल सार्वजनिक क्षेत्र में निहित स्वार्थों की पूर्ति को बढ़ावा दिया गया, जिसके फलस्वरूप इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लाइसेंस और परमिट की प्रणाली शुरू की गई, जिसने निजी पूंजी के मार्ग में समस्या पैदा की।
तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, इसमें क्या हो रहा है, स्वार्थों की पूर्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका विरोध कर रहे हैं दक्षिणपंथी और वामपंथी। और स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए लाइसेंस और परमिट प्रणाली को चालू किया गया, जिसके कारण निजी पूंजी का क्या हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, निजी पूंजी के रास्ते में समस्याएं पैदा हो रही है। तो इन सब बातों का जो है विरोध कर रहे हैं। इन सब बातों के कारण जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारत में विरोध किया जा रहा है दक्षिणपंथी और वामपंथी समूहों द्वारा। ओके दोस्तों, तो देखिए ये जो था मिश्रित अर्थव्यवस्था था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारत में विरोध क्यों किया जा रहा है। तो आपको जो है यही सब लिखना है। ओके दोस्तों, ये जो है काफ़ी आसान शब्दों में लाया था आपके लिए, और आप जो है इन अर्थव्यवस्थाओं को जैसे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, इन तीनों को अच्छे से याद कर लें। डिफरेंस भी पूछा जा सकता है इन अर्थव्यवस्था में। ओके दोस्तों, तो हम आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आई होप कि जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान शब्दों में लाया था, आप इसको बस नोट डाउन करें अपने नोटबुक में और अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में जाएं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो पहुँचे आपके पास। ओके दोस्तों, कमेंट करके बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स।